हेलो बच्चों, नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके इसके लिए हमने एक सुंदर सा सीरीज शुरू किया है आप लोग के लिए। सीरीज का नाम है बेटा कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट। इस सीरीज में हम सभी टीचर्स आपके सामने आएंगे और हर एक चैप्टर से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे और आपके सामने उसको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो लंबी नहीं होगी, 15 मिनट का एक वीडियो होगा जिसके माध्यम से हम किसी टॉपिक को बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो केमिस्ट्री के क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोग के नियम। क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस विगत वर्षों में देखे गए हैं और ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री के क्लास 11th का, स्वाभाविक सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसी में से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं बेटा। टॉपिक का नाम है रासायनिक संयोग के नियम। तो आखिर ये टॉपिक है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जानते हैं। आज से 200 साल 150 साल पहले जब विज्ञान को लोग समझना शुरू किए, साइंस डेवलप होने लगा, तो कई वैज्ञानिकों ने इन रसायनों के ऊपर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखी और उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं थी जो एक खास पैटर्न को फॉलो करते थे, कुछ खास नियमों का पालन करते थे। तो ये जो रासायनिक संयोग का नियम, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसी चीज पर आधारित है कि आखिर कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो वो होते वक्त क्या कुछ नियमों का पालन भी करता है कि ऐसे ही रैंडमली हो जाता है। तो इस टॉपिक में एक्चुअली ये सिखाया गया था कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब ये हो रहे होते हैं ना, तो बेटा वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो कुछ खास रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ नियमों का पालन कर रहे होते हैं और उसी पर आधारित कुछ बेहद इंपॉर्टेंट लॉ या रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो नियम आपके सामने आ रहा है बेटा वो है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा कुछ थ्योरी आपने शायद लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा। बड़ा सुंदर सा थ्योरी है बेटा। इस थ्योरी को एकदम अच्छे से समझा सकूं इसके लिए पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो कि मेरे पास एक बड़ा सा, मान लो बेटा मेरे पास एक बड़ा सा एक पात्र है। इस पात्र में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट नाम का यौगिक ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगा बेटा, इस पात्र को एक हैंगर से लटका दूंगा जिसमें वजन नापने की एक मशीन लगी हुई है। मान लो बेटा ये वजन नापने का एक मशीन लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा मैंने यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया 100 ग्राम। कितना ले लिया? 100 ग्राम। तो इस पात्र का वजन जो है मान लीजिए 100 ग्राम है। इस यौगिक के कारण यहां पर जो वजन नापने की मशीन है ना, इसमें हम लोगों ने पात्र के वजन को माइनस कर दिया है। यहां पर ये जो कांटा है वो सिर्फ इस यौगिक का वजन दिखाएगा। तो इस वक्त इस कांटे में दिखा रहा है बेटा 100 ग्राम और वो जो वजन दिखा रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट का है। अब देखना क्या होता है। अब मैं इस पात्र को गर्म करूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करूंगा। तो बेटा जानते हो क्या हुआ, जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, इस पात्र को गर्म किया, जब मैंने इस पात्र को गर्म किया तो मैं क्या देखता हूं कि CaCO3 टूटने लगा, डिकम्पोज होने लगा। और जब ये टूटता है तो टूटने के बाद बेटा ये CaO और CO2 बन जाता है, CaO और CO2 बन जाता है और धीरे धीरे रिएक्शन होने लगा। एक समय ऐसा आया कि सारा का सारा CaCO3 डिकम्पोज होकर के CaO और CO2 बन चुका है, यानी रिएक्शन खत्म हो गया। तो रिएक्शन चालू होने से पहले मैंने जो पदार्थ लिया था उसका भार कितना था? 100 ग्राम था। अब रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन होने के बाद इस तरफ जो यौगिक बने हैं इनका क्या भार है? तो CO2 का भार होता है बेटा 44 ग्राम और इसका भार होता है बेटा 56 ग्राम। अगर दोनों का योग करोगे तो ये आएगा 100 ग्राम। तो आपने क्या देखा, रिएक्शन चालू जब नहीं हुआ था तब वजन कितना था? 100 ग्राम और रिएक्शन जब खत्म हो गया तब भी टोटल भार कितना है? 100 ग्राम। तो रिएक्शन चालू होने से पहले ये कांटा कहां पर था? 100 ग्राम में था और रिएक्शन खत्म होने के बाद भी ये कांटा कहां पर है? 100 ग्राम पे। तो आपने क्या देखा बेटा, रिएक्शन शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद जो
कुल भार है वो उतना ही है जितना पहले था, यानी कि 100 ग्राम। तो बेटा यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है कि कई ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो कुल भार होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं। यह बहुत पुराना नियम है, तकरीबन 1756 के आसपास लेवोजिए नाम के वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को दिया था। पर क्योंकि यह शुरुआती समय था, स्वाभाविक सी बात है कि इस सिद्धांत में, इस नियम में त्रुटियां भी आई होंगी, और वाकई में कई त्रुटियां इसमें देखी गई। पर ठीक है, त्रुटियां अलग जगह पर है। इस वैज्ञानिक ने अपना क्या योगदान दिया यह मैं आपको बता रहा हूं। तो भले ही हो सकता है आगे चल के इस थ्योरी में कुछ कमियां रही होंगी, पर अभी हम उन कमियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी वैज्ञानिक द्वारा दिए गए उनके योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछता है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो कह देना इस नियम के अनुसार अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो कुल द्रव्यमान होता है वो स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहता है। यह है बेटा पहला नियम। अब दूसरे नियम पे आते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। अब यह नियम क्या कहता है? तो इस नियम को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पहले बताता हूं बेटा। मान लो कि मैंने ढेर सारा कोयला ले लिया। ये देखो बेटा, मान लो कि मैंने यहां पर ढेर सारा कोयला ले लिया, और अब मैं इस कोयले में, एक मिनट, ये मैंने कोयला ले लिया, फिर मैंने यहां पर ढेर सारी लकड़ियां ले ली। ये देखो बेटा, मैंने यहां पर कुछ लकड़ियां ले ली हैं, ठीक है, यहां पर मैंने कुछ लकड़ियां ले ली हैं। यहां पर चलो कुछ पेपर ले लेते हैं बेटा। ये देखो, यहां पर मैंने कुछ कागज के टुकड़े ले लिए या फिर पेपर ले लिए, यूं समझो। अब तीनों को जलाएंगे। अब हम तीनों को जलाएंगे। ये देखिए, यहां पर मैंने कोयले में आग लगा दिया बेटा, यहां पर मैंने कोयले में आग लगा दिया, यहां पर मैंने लकड़ी में भी आग लगा दिया। ये देखो, मैंने इसमें लकड़ी में भी आग लगा दिया और पेपर में भी मैंने आग लगा दिया, है ना। मैंने यहां पर पेपर में भी आग लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं कि जब मैंने यहां पर इन तीनों चीजों पर आग लगाया तो मैंने क्या देखा कि यहां पर सफेद रंग का एक धुआं निकल रहा है। बेटा, कोयले को जलाने पर सफेद रंग का धुआं निकल रहा है, लकड़ी को जलाने पर भी सफेद रंग का धुआं निकल रहा है, और पेपर को जलाने पर भी सफेद रंग का एक धुआं निकल रहा है। फिर मैंने पता किया तो मुझे मालूम चला इस सफेद रंग के धुएं में दो तरह के परमाणु पाए जा रहे हैं, एक कार्बन नाम का परमाणु, एक ऑक्सीजन नाम का परमाणु, एक कार्बन नाम का परमाणु, एक ऑक्सीजन नाम का परमाणु, एक कार्बन नाम का परमाणु और एक ऑक्सीजन नाम का परमाणु। तो मैंने क्या देखा, तीन अलग अलग चीजों पर मैंने आग लगाया, पर तीनों जगहों पर जो सफेद धुआं निकल रहा है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन था। फिर मैंने सोचा चलो इन धुएं के अंदर जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है इनका द्रव्यमान का अनुपात निकाल के देखते हैं। तो मैंने क्या देखा बेटा कि इस धुएं में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात आ रहा था वो 12:16 आ रहा था, 12:32 आ रहा था, ठीक है। मतलब कार्बन का भार 12 ग्राम है इस धुएं में कार्बन का भार 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम प्रति मोल है। इस धुएं में जब कार्बन का भार मैंने निकाला तो भार आ रहा था 12, और यहां पर भी ऑक्सीजन का भार आ रहा था 32, और यहां पर भी कार्बन का भार आ रहा था 12 और ऑक्सीजन का आ रहा था बेटा 32। तो मैंने क्या देखा, तीन अलग अलग चीजों पर जब मैंने आग लगाया तो निकलने वाले धुएं में कार्बन और ऑक्सीजन का भार का जो अनुपात है वो एक जैसा आ रहा है। और बाद में पता चला ये कौन सा गैस था बेटा, CO2। कौन सा गैस था बेटा, CO2। कौन सा गैस था बेटा, CO2। तो तुम बताओ जब मैंने कोयले में आग लगाया तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात था, क्या वो अनुपात यहां पर नहीं है? यहां पर भी है और वहां पर भी है। तो क्या समझे बेटा, आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी विधि से बनाओ, आप कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे किसी भी विधि से बनाओ, उनमें कार्बन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात हमेशा यही मिलेगा, 12:32। ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने घर में अगर कोयले में आग लगा दूं तो कार्बन और ऑक्सीजन का भार 12 और 32 है तो तुम्हारे घर में कुछ और हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या समझे बेटा, यह नियम कहता है कि जब भी कोई यौगिक बन के तैयार होता है तो उसमें परमाणुओं का भार का जो अनुपात होता है वो अनुपात हमेशा ही रहेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस अणु को किस विधि से बनाया है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी बनाए, चाहे किसी भी विधि से बनाए, कार्बन और ऑक्सीजन का भार का जो अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित रहेगा। इसी को बोलते हैं बेटा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर भार के अनुपात का नियम। तो भार का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो भार का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। ये थियरी जो है, ये सबसे पहली बार किसने एक्सप्लेन किया था बेटा? जोसेफ लुई प्राउस्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने। ये भी बहुत पहले की बात है, 1799 के आसपास की बात है, बहुत पुरानी थियरी है। फिर बाद में बहुत सारे संशोधन हुए और बहुत सारे थियरीज दिए गए। फिलहाल तो ये एक पुराना और बहुत सुंदर थियरी है बेटा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इस थ्योरी में क्या बोला गया? किसी अणु का निर्माण चाहे अलग अलग विधि से क्यों ना हो, पर उस अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं उनका भार का अनुपात हमेशा निश्चित ही पाया जाएगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है बेटा, क्या लिखा है? गुणित अनुपात का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये थ्योरी क्या है, ध्यान सुनना। अब ये थ्योरी क्या बोलता है? ये बड़ा ही प्यारा सा थ्योरी है बेटा, जरा गौर सुनेगा। मान लीजिए मैंने कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया। अब मैं क्या सोच रहा हूं, इन दोनों को मिला के कोई यौगिक तैयार करूं। कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के मैं कोई यौगिक तैयार करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर दो यौगिक तैयार किए। इन दोनों को मिला के बेटा मैंने दो यौगिक बनाया। एक बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। एक बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक काम करते हैं, इनमें जरा इनके भार का अनुपात चेक करते हैं। तो बेटा कार्बन का भार कितना है? 12 और ऑक्सीजन कितना है? 16। कार्बन कितना है? 12 और ऑक्सीजन कितना है बेटा? 32। अब मैं एक काम करने वाला हूं, इन दोनों परमाणुओं को लेकर के मैंने दो यौगिक बना लिया। अब उन दोनों यौगिक के अंदर किसी एक परमाणु के भार को चलो फिक्स कर देते हैं, यानी कि निश्चित कर देते हैं। तो ये देखो बेटा, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहां कार्बन कितना है बेटा? 12 और यहां पर भी कार्बन कितना है? 12। यानी कार्बन का भार दोनों यौगिकों में फिक्स है। कार्बन का भार दोनों यौगिकों में फिक्स है। तो उस अवस्था में ऑक्सीजन का भार देखो एक साधारण गुणांक के रूप में आ गए। ये देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो बेटा यह सिद्धांत कहता है कि अगर दो परमाणु मिलके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हो, उस समय उन यौगिकों में यदि किसी एक परमाणु के भार को कांस्टेंट कर दें, यानी फिक्स कर दें, तो दूसरे परमाणु का जो भार होता है वो एक साधारण गुणांक के रूप में आ जाता है। देखिए 16 और 32 ये सिंपल गुणांक के रूप में आ गया। इसको और इजी कर देता हूं, चलो एक काम करते हैं, इस बार ऑक्सीजन के भार को फिक्स करेंगे बेटा। कैसे फिक्स करेंगे? ये देखो, ये कितना है? तो ये यहां पर कितना है बेटा? एक मिनट, ये कितना है बेटा? तो ये है 12 और ये कितना है? 16। ये कितना है बेटा? 12 और ये कितना है? 32। अब एक काम करते हैं, इसको 12 और 16 ही रहने देते हैं। अगर मैं इसको 16 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा, है ना? 6 हो जाएगा। मैंने इसको आधा आधा कर दिया। तो अब बताओ इस बार किसका भार फिक्स है? तो इस बार बेटा मैंने ऑक्सीजन के भार को फिक्स कर दिया। यहां पर कितना है? 16। यहां पर कितना है? 16। तो इस बार मैंने ऑक्सीजन के भार को निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया। तो आप देखो कार्बन का भार एक साधारण गुणांक के रूप में आ गया। ये देखो, जैसे मैंने ऑक्सीजन को फिक्स किया तो कार्बन का भार एक सिंपल मल्टीपल फॉर्म में आ गया। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो बेटा यह सिद्धांत कहता है कि जब भी दो परमाणु आपस में मिलके दो यौगिक बनाएं, उन यौगिकों में अगर किसी एक परमाणु के भार को एक जैसा कर दें तो दूसरे परमाणु का जो भार होता है वो सामान्य गुणांक के रूप में आ जाता है। इसे हम बोलते हैं बेटा गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
इसके ऊपर नीट में या पीएमटी में या पुराने कई ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और ये स्कूल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्कूल के एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपको 3 बेहद महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में बताया। इस 15 मिनट के सीरीज में मैं अगले वीडियो में फिर आऊंगा बेटा किसी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। मैं आपसे कहता हूं आप इस सीरीज को फॉलो करो, कम से कम टाइम में रिवीजन करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। तो आपको हर दिन हमारे किसी एक टीचर का वीडियो मिलेगा, जहां पर चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, हमारे टीचर्स आपके सामने लगातार, आप पूरे साल भर आपके सामने आएंगे और हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 15 मिनट में आपके सामने डील करेंगे। तो आज मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, और अगले वीडियो में इसी प्रकार का इसी चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। अब वो टॉपिक क्या है उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चले बच्चों, इस वीडियो में इतना ही करते हैं।